नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पर मेरा उद्देश्य ये रहता है कि समाज से जुड़े हुए हर तबके को लेकर, हर आयु वर्ग के लोगों को लेकर जो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स इस समय देश में चल रहे हैं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं, उनके बारे में आप सबसे लगातार कंटिन्यूअस बात की जाती रहे। और बात करने का उद्देश्य ये भी रहता है कि अगर कोई वीडियो बनाया जाए तो उस वीडियो का लाभ नुकसान जो भी है वो हमें प्रत्यक्ष रूप से नजर आना चाहिए। हमें ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, ये हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण पहलू हो सकता है जिस पर अवश्य चर्चा होनी चाहिए। और आज की तारीख में वीडियो कंटेंट सबसे ज्यादा कौन लोग देखते हैं? यंग जनरेशन के लोग, हमारी युवा पीढ़ी, जो 12वीं क्लास पास करने के बाद ही एक ऐसे संघर्ष में घुस जाती है, कौन सी अच्छी नौकरी हासिल करना है, कहां से हमें डिग्री लेनी है, ऐसी कौन सी डिग्री ली जाए कि तुरंत हमें नौकरी मिल जाए या जिसका ऐसा लाभ हमें मिले कि हम आने वाले समय में बड़ा कारोबार कर सकें। आज की जनरेशन में एक चीज़ तो बहुत अच्छी हुई है, मैं जब युवा पीढ़ी के लोगों से बातचीत करता हूं तो उनमें से बहुत सारे लोग ये तो मुझसे कहते हुए मिलते हैं कि हमारा लक्ष्य नौकरी करना नहीं है, हम ये चाहते हैं कि नौकरी करें कुछ समय के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, लेकिन उसके बाद हम अपना बिजनेस करना चाहते हैं। और ये अप्रोच मुझे उनकी अच्छी भी लगती है। अभी कुछ नई नई चीज़ें सामने आई हैं। एक थॉट ये सामने आया है कि यूपीएससी जो आईएएस, आईपीएस और दूसरी सिविल सर्विसेज का एग्जाम लेती है, क्या यूपीएससी के माध्यम से छात्रों को आईएएस बनाना या बड़ी सीनियर पोस्ट पर पहुंचाना, ये काम कोई रूटीन में अब होना चाहिए या नहीं? लोगों का ये मानना है कि ब्रिटिश पीरियड में चूंकि अच्छे स्किल्ड लोग नहीं मिलते थे, ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं मिलते थे, तो अंग्रेजों ने आईसीएस का एग्जाम किया था, जो आजादी के बाद आईएएस का एग्जाम कर दिया गया। इंडियन सिविल सर्विसेज, जिसको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में बना दिया गया, जिसमें आईपीएस, आईआरएस, दूसरी सर्विसेज भी आ जाती हैं। बड़ा अच्छा थॉट था। जनरेशन तेजी से आगे बढ़ रही थी, हमें बहुत सारे ऐसे लोगों की आवश्यकता थी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो सीनियर पोस्ट पर बैठकर एक ऐसा काम कर सकें जो जन उपयोगी हो और जनता के पक्ष का हो। आपने देखा होगा किसी भी जिले में डीएम और एसएसपी होते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य ही होता है कि जनता को न्याय मिलना चाहिए। और अगर जनता को न्याय मिल रहा है तो समझ लीजिए कि जो देश की सरकार है या उस प्रदेश की जो सरकार है उसकी छवि अच्छी बनी रहती है। तो ये एक अच्छा थॉट था। लेकिन अब चूंकि सब चीजें इतनी तेजी से बदल रही है, कभी एआई आ जाता है, नई नई तकनीक आ जाती हैं, इतनी तेजी से बदल रही है कि आप एक आईपीएस को या एक आईएएस अफसर को उतना जल्दी स्किल्ड नहीं कर सकते जितना कि कोई स्किल्ड पर्सन आकर के वहां वो काम करेगा, वो उतना तेजी से करके दिखाएगा। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद है जिसको ईएसी-पीएम कहते हैं, उसके सदस्य हैं संजीव सान्याल। आपने अक्सर देखा होगा, सोशल मीडिया पर भी आते रहते हैं, अलग अलग कार्यक्रमों में जाते रहते हैं, उनके इंटरव्यूज आते रहते हैं। उन्होंने एक थॉट उछाला है। हालांकि मुझे पता नहीं कि इस थॉट को पॉजिटिवली लिया जाएगा या निगेटिवली लिया जाएगा, लेकिन जो थॉट है उस पर बात होनी चाहिए। मैं यंग जनरेशन से जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आपकी इस बारे में क्या राय है। मैं इस राय के बारे में अपनी राय आगे बताने वाला हूं, पहले इनकी बात सुन लेते हैं। संजीव सान्याल का यह मानना है कि लाखों युवाओं का अपने जीवन का सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव ईयर जो होता है 22 से 30 ईयर, जब वो यंग होते हैं। देखिए, भारत में अग्निवीर की योजना भी इसलिए लाई गई कि जो यंग होता है एकदम, उसकी जो एनर्जी होती है उसका फायदा सेना को मिलना चाहिए। और सेना को अगर उसका फायदा नहीं मिल रहा है तो हमारी जो सेना है वो बूढ़ी नजर आती है। युवा सेना बनाए जाने के लिए अग्निवीर जैसी योजना लाई गई थी। इनका यह कहना है कि ज्यादातर युवा 22 साल से 30 साल की उम्र जो है अपनी, वो नौकरी के लिए एग्जाम की तैयारी करने में गुजार देते हैं, जबकि वो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव ईयर्स होते हैं। उसे उसी दौरान अगर कोई काम दिया जाए या वो सरकार के किसी काम आ सके या देश के किसी काम आ सके तो बेहतर होगा। उनका यह कहना है कि यह देश के लिए बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान है। अवसर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की अगर मैं बात करूं, हर साल 10-12 लाख लोग परीक्षा देते हैं, जिनमें से केवल 1000 का चयन यूपीएससी में, आईएएस में, आईपीएस में होता है। बाकी युवाओं के पास अक्सर कोई बैकअप या बाजार के अनुकूल कौशल, जिसे कहते हैं मार्केटेबल स्किल्स, वो नहीं होता।
ठीक है, वो एग्जाम में क्लियर नहीं कर पाए तो उसके बाद उनके पास कोई ऐसा स्किल नहीं है कि वो आने वाले समय में कोई जॉब कर सके या कोई काम कर सके। अगर देश के सबसे प्रतिभाशाली दिमाग केवल फाइलों को संभालने में, नौकरशाही में ही उसका ही सपना देखते रहेंगे तो एंटरप्रेन्योरशिप और विज्ञान के क्षेत्र में इनोवेशंस, नवाचार जिसको कहते हैं, वो कहां से होगा। यह संजीव सान्याल का कहना है। उनका तर्क है कि 21वीं सदी के जटिल आर्थिक मुद्दों को सुलझाने के लिए केवल जनरलिस्ट अधिकारियों की नहीं बल्कि एक्सपर्ट्स की, विशेषज्ञों की आवश्यकता है। दूसरे, डिग्री बनाम कौशल, स्किल्स ओवर डिग्रीज, इसकी जो बात उन्होंने कही है, सान्याल का तर्क है कि यदि किसी व्यक्ति के पास कोडिंग, डिजाइनिंग या मैनेजमेंट का रियल स्किल है, कौशल है, तो उसे केवल एक कागज के टुकड़े डिग्री के लिए अपने 4 साल बर्बाद नहीं करने चाहिए। एआई और डिजिटल क्रांति के दौर में डिग्रियां जल्दी पुरानी हो रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आज आपने कुछ सीखा, कल वो पुराना हो जाता है। रोजाना चीजें इतनी तेजी से बदल रही हैं। निरंतर सीख लें, जिसे कहते हैं कंटिन्यूअस लर्निंग की क्षमता, अब औपचारिक शिक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है। आपने कोई कोर्स किया है, डिग्री की है, पता लगा कोई और नई तकनीक आ गई, वो जो डिग्री है वो आपको 5 साल पुरानी जो टेक्निक थी उस पर पढ़ाई गई थी। नई चीजें बदल चुकी हैं। भारत में सबसे बड़ी समस्या है शिक्षित बेरोजगारी। सबसे बड़ी समस्या नहीं है कि जो पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं वो समस्या है, बल्कि समस्या है अशिक्षित शिक्षित की, जिसे कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयबल ग्रेजुएट्स, कि ऐसे ग्रेजुएट्स जो किसी काम के नहीं हैं और उनसे कोई काम नहीं लिया जा सकता, जिनके पास डिग्री है लेकिन काम करने का हुनर नहीं है। तो भारत को एक एग्जामिनेशन स्टेट के बजाय एक इनोवेशन स्टेट बनाना चाहिए, यह संजीव सान्याल कहना चाह रहे हैं। प्रशासनिक सेवाओं का ग्लोरिफिकेशन कम होना चाहिए ताकि युवा अन्य क्षेत्रों में भी जोखिम उठा सकें। बिल्कुल सही बात है। शिक्षा प्रणाली को आउटपुट बेस्ड यानी कि डिग्री बेस्ड के बजाय आउटकम बेस्ड, स्किल्ड बनाया जाना चाहिए कि उसके माध्यम से आप लोगों को प्रत्यक्ष रूप से दे क्या रहे हैं। और वैसे तो यह विचार है कि विकसित भारत में बड़ा क्रांतिकारी विचार है, लेकिन इसे लागू करने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसे लागू कर दिया जाए, लेकिन थॉट अगर सामने आया है तो उस पर थॉट पर काम तो निश्चित रूप से होना चाहिए। लेकिन इसे लागू करने के लिए निजी क्षेत्र में बहुत ज्यादा रोजगार पैदा करने पड़ेंगे और प्रक्रियाओं में, जो चुनाव की प्रक्रिया है उसमें निष्पक्षता, यानी कि क्या कहना चाहिए कि निष्पक्ष तरीके से, उसे न्यूट्रल तरीके से उसको काम करने का, उसको नौकरियों के लोगों को चुने जाने का काम करना होगा। अब देखिए, एक और थॉट बताता हूं। अगर मैं इसको थॉट को संजीव सान्याल ने जो कहा है, इसको हम कैसे व्यवहारिक रूप से उतारें, अगर इसकी मैं बात करूं तो देखिए, लैटरल एंट्री और जर्नलिस्ट बनाम स्पेशलिस्ट, इसमें फर्क करना होगा। पारंपरिक रूप से भारत में नीति निर्धारण का काम उन आईएएस अधिकारियों के हाथ में होता है जो यूपीएससी के एग्जाम क्लियर करने के बाद सामने आते हैं। अलग अलग विभागों में ये घूमते रहते हैं, जिसे कहते हैं जर्नलिस्ट। कभी इसमें चले गए, कभी इसमें चले गए, कभी इसमें चले गए। लैटरल एंट्री इस धारणा को चुनौती देती है। आपको मैं बताऊं कि संजीव सान्याल का लॉजिक क्या है। संजीव सान्याल का तर्क है कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में साइबर सुरक्षा, एनर्जी, सेमीकंडक्टर और फाइनेंस जैसे क्षेत्रों के लिए विशेषज्ञों की, एक्सपर्ट्स की आवश्यकता है और लैटरल एंट्री के जरिए निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों को सीधे जॉइंट सेक्रेटरी के या निदेशक के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। आपको ध्यान होगा, इस लैटरल एंट्री को लेकर राहुल गांधी ने बड़ा हंगामा मचाया था कि ओबीसी वगैरह, वो तो और फालतू की बात करते हैं। लेकिन ये कहना क्या चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई मैनेजमेंट का बढ़िया व्यक्ति है और वो किसी कंपनी में 15 साल से जॉब कर रहा है और किसी बड़ी प्राइवेट कंपनी को रन कर रहा है और सरकार उसको हायर करना चाहे तो डायरेक्ट उसे आईएएस वाला कैडर दे दिया जाए, उसे आईएएस वाली सैलरी और सारे वो जो सुविधाएं हैं वो उसको दे दी जाए, तो फिर ये काम आसानी से हो सकता है। अगर आप प्रोसेस के थ्रू जाएंगे तो आपको 15-20 साल में भी उस प्रकार के व्यक्ति नहीं मिलेंगे जैसा व्यक्ति आपको प्रैक्टिकली मिल जाएगा सामने से किसी भी प्राइवेट सेक्टर पर। देखिए, इस बारे में उनकी बात तो लगभग सही है जो वो कहना चाह रहे हैं। यदि कोई छात्र 1 साल के बाद कॉलेज छोड़ता है तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल बाद मिलेगा डिप्लोमा, 3-4 साल बाद मिलेगी डिग्री, यानी कि ऑल और नथिंग। इसमें सब कुछ या कुछ नहीं वाली स्थिति एकदम खत्म हो जाती है। यह एक डिजिटल लॉकर की तरह है। छात्र अलग अलग संस्थानों से कोर्स कर सकते हैं
और उनके क्रेडिट इस बैंक में जमा होंगे। अंत में इन क्रेडिट के आधार पर उन्हें डिग्री दी जाएगी। यह एक कॉलेज से 4 साल की बाध्यता को तोड़ता है। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसका इनपुट मैं आपको दे रहा हूं, कैसे किया जा सकता है। दूसरे, निजी क्षेत्र के पेशेवरों के पास काम करने का एक अलग कॉर्पोरेट कल्चर होता है जो सरकारी फाइलों को गति में तेजी प्रदान कर सकता है। यह भी इनका कहना है और यह बिल्कुल सही लॉजिक है। देखिए, निजी क्षेत्र के पेशेवरों के पास काम करने का कॉर्पोरेट का जो अनुभव है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी पसंद करते हैं। आप देखिए, कई ऐसे लोग हैं कैबिनेट में, मंत्रिमंडल में, जो एक पेशेवर कंपनी की तरह काम करते, पेशेवर कंपनी के सीईओ की तरह काम करते हैं। अश्विनी वैष्णव, पीयूष गोयल, हरदीप सिंह पुरी, इन जैसे लोगों को क्यों लाया गया है? चले, पीयूष गोयल के फादर तो पॉलिटिक्स में थे, अश्विनी वैष्णव तो आईएएस अफसर थे, हरदीप सिंह पुरी जो है डिप्लोमेट थे, क्योंकि इनके स्किल की आवश्यकता थी। अब आप बताइए कि विदेश मंत्री एक चुना हुआ पॉलिटिशियन ज्यादा बढ़िया हो सकता है या एस जयशंकर जैसा रिटायर्ड पर्सन जो कि विदेश सेवा में 30, 35, 40 साल लगा करके आया हो? तो यह नरेंद्र मोदी ने किया है और इसी सोच को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं संजीव सान्याल। संजीव सान्याल का विचार, मेरा मानना है कि सैद्धांतिक रूप से मजबूत है, क्योंकि यह मानव संसाधन के अधिकतम, जिसे कहते हैं ना कि ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज पर बात करता है। हालांकि इसे लागू करने में बहुत सारी बाधाएं आएंगी, हंगामा मचेगा। अगर हमारे देश में कोई भी नई चीज लाई जाती है उसे आसानी से अडॉप्ट नहीं किया जाता है, उसका सबसे पहले तो विरोध किया जाता है, बरसों तक उसे अदालतों में चैलेंज किया जाता है, तब तक वो अपना इंपैक्ट खो रही होती है। मेरा मानना है कि संजीव सान्याल का यह थॉट बिल्कुल सही है। आपको एग्जाम कराना है, उसके लिए भूल जाइए कि उसके पास डिग्री है क्या है, उम्र क्या है, यह भी छोड़ दीजिए। आपको देखना चाहिए कि जिस प्रकार का बंदा आपको चाहिए उस प्रकार का बंदा आपको मिल रहा है या नहीं। प्राइवेट सेक्टर में है तो तुरंत ले लीजिए। सरकार को इस प्रकार के लोगों की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। और वैसे तो मैं युवा जनरेशन से यह सब जानना चाहूंगा कि क्यों आप लोग सारी उम्र एग्जाम ही देते रहे? क्यों आप अपनी दिशा पहले से ही तय ना कर लें कि मुझे इस क्षेत्र में जाना है? सबसे पहले मैं अक्सर कहता हूं, कई पत्रकारिता के संस्थानों में मैं गया हूं, वहां पर मुझे बहुत सारे ऐसे लड़के लड़कियां मिले जो पत्रकारिता में आना नहीं चाहते थे, लेकिन उनका दाखिला जो है वो किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में या मेडिकल कॉलेज में नहीं हो सका, बीटेक के लिए कहीं एडमिशन नहीं हो सका, तो उन्होंने सोचा कि यार पत्रकारिता कर लें, ये सबसे आसान है। मैंने उनसे कहा कि आप गलती कर रहे हो, पत्रकारिता में ऐसे लोगों की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। पत्रकारिता एक स्किल है और ये आपके अंदर से निकलता है। कोई भी क्रिकेटर ट्रेनिंग से क्रिकेटर नहीं बन सकता अगर उसके अंदर नेचुरली एक क्रिकेटर ना हो, उसके डीएनए में अगर एक कोई खिलाड़ी ना हो। मेरा मानना है कि यह बात थॉट प्रोसेस बढ़िया है, संजीव सान्याल ने यह बात बढ़िया कही है। हालांकि मैं संजीव सान्याल से हमेशा एग्री नहीं करता हूं, लेकिन यह थॉट प्रोसेस अच्छा है। आने वाले समय में हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता होगी जो तेजी से दुनिया में हो रहे डेवलपमेंट को देख सके। देखिए, एक आईएएस आदमी बनकर के आया, जरूरी नहीं है कि वो एआई का भी जानकार हो, लेकिन किसी डिपार्टमेंट के हेड के रूप में आपको एक ऐसे अधिकारी की, एक ऐसे जॉइंट सेक्रेटरी की आवश्यकता होती है जो उस स्किल को जानता हो, तभी तो वो सारे डिपार्टमेंट को उसमें चैनलाइज कर सकेगा। लेकिन जो आईएएस अफसर वो जानता ही नहीं है, वो 20,000 रुपए के, 50,000 रुपए के एक एम्प्लॉय से जो एआई को जानता है उससे अपना इनपुट लेने की कोशिश करेगा, जो उसे बताया जाएगा उसको इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो मेरा मानना है कि ये संजीव सान्याल का थॉट प्रोसेस बढ़िया है। सरकार को इस पर गंभीरता से बात करनी चाहिए। जिस डिपार्टमेंट के, अगर आपको बैंकिंग सेक्टर की आवश्यकता है तो सीधे मैनेजमेंट के लोगों की आप वैकेंसी निकालिए, भूल जाइए कि किसकी उम्र क्या है। उम्र अगर कोई 50 साल की उम्र में भी आपके यहां अप्लाई कर रहा है तो ठीक है, 10 साल बाद उसको रिटायर कर दो। आपको देखना चाहिए कि ये आपके कितने काम का है। जिस जॉब के लिए आप उस आदमी को लाना चाहते हैं, उस जॉब को पूरा करने में, फुलफिल करने में वो कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है। और अगर हम ऐसा करेंगे तो देश को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। और पर हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2047 तक, जब 100 साल होगा हमारी आज़ादी का, तो उस समय तक हम पूर्ण विकसित देश बन चुके होंगे। लेकिन पूर्ण विकसित बनने के लिए हमें वो सब जो ढकोसलेबाजी है, वो जो एग्जाम देने का लंबा प्रोसेस है, एग्जाम्स की तैयारियां, कोचिंग सेंटर, उन सब से बचना होगा और अपनी यंग जनरेशन को इससे बचाकर सीधे मुख्य धारा में डालना होगा। तभी हम उनकी एनर्जी का पूरा पूरा लाभ उठा सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही।
वीडियो अच्छा लगे तो जरूर कमेंट के माध्यम से बताइए। कुछ लोगों को लग सकता है कि मैं आजकल भाषणबाजी बहुत कर रहा हूं, लेकिन मेरा मानना है कि देश को इस प्रकार के वीडियोस, इस प्रकार के कंटेंट को बनाने की बहुत बहुत आवश्यकता है। नमस्कार।